हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज मैं बात करूँगा यूपी में जो 10 असेंबली सीट्स के ऊपर बाय इलेक्शन है उसके ऊपर, हरियाणा में इलेक्शंस हैं और जम्मू एंड कश्मीर, और अलायंसेस की बात करूँगा। एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ एनडीए है। नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम यूपी। यूपी में 10 सीट्स के ऊपर जो बाय इलेक्शंस होने हैं वो सीट्स हैं जो लोग एमएलएज थे लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा और पार्लियामेंट में चले गए। इनमें से जो 5 सीट्स हैं वो ऑलरेडी समाजवादी पार्टी के पास थी, 3 बीजेपी के पास थी और 2 बीजेपी के एलाइज जो हैं आरएलडी और एक और दूसरे ईस्टर्न यूपी में उनके पास थी। तो 5-5 थी। तो जाहिर है अगर बीजेपी की 6 या 7 आती हैं तो उनकी बहुत बड़ी विक्ट्री होगी। उसी तरह से अगर समाजवादी और कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है उनकी 8 के करीब आती हैं तो इनकी जीत है। अब उससे एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा 2027 में जो यूपी में इलेक्शंस होने हैं उनके लिए। इन 10 सीट्स के ऊपर सीट डिस्ट्रीब्यूशन होना है कांग्रेस के बीच और समाजवादी के। ज़ाहिर है 5 तो समाजवादी की हैं ही हैं, लेकिन समाजवादी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स परफॉर्मेंस इन 2022 ये चाहेगी और चाह रही है कि 8 या 9 सीट पर ये लड़ें और 1 या 2 सीट मैक्सिमम कांग्रेस को दें। चूँकि ये उस वक्त के वोट शेयर की बात कर रही है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि राहुल गांधी के आने के बाद, उसकी पदयात्रा के बाद सिचुएशन बदल गई है। यूपी में जो समाजवादी का वोट बैंक था, वोट बेस है, वो उसमें 95% तो मुस्लिम्स हैं, जो यूपी में 20% जिनकी आबादी है उसका 95% मुस्लिम्स है। 95% उन्होंने वोट दिया था समाजवादी को 2022 में और 19 में भी दिया था। 19 में इनका अलायंस था मायावती के साथ। लेकिन राहुल गांधी की उस सब के बाद जिस तरह की राहुल गांधी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिस लार्ज हार्टेडनेस से वो लड़ रहे हैं, अकोमोडेट कर रहे हैं, सबके प्रेशर्स को बर्दाश्त करके उन्हें गिव इन भी कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, ये सारा वोट उसकी तरफ है। मुस्लिम वोट भी और दलित वोट भी जो है वो 90% इस वक्त राहुल गांधी के साथ है। और 2024 में भी शुरू में बड़ी भारी प्रॉब्लम्स आई अलायंस में, चूँकि एसपी अपने को सुप्रीम मान रही थी, इन्हें कोई भाव नहीं दे रही थी। मैंने तब भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, अगर ये इनका गठबंधन ना होता तो समाजवादी की 2 या 3 सीट आती और कांग्रेस की भी 1 या 2 ही आती। यानी कि मैं ये कहूँ कांग्रेस की 20 आती, चूँकि जाहिर है वोट बढ़ता और दोनों की मट्टी कूटती। अलायंस हुआ, इट्स ए वंडरफुल परफॉर्मेंस। 37 के करीब समाजवादी की आई और कांग्रेस की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही। तो ये ना समझें अखिलेश कि 37 अगर वो इंडिपेंडेंटली लड़ें तो ये 37 ले आएंगे, या इसी के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूशन सीट आगे ये करें। उन्हें ग्राउंड रियलिटी समझनी पड़ेगी। और ये पीडीए वीडीए बहुत चलेगा नहीं।
वो तभी चलेगा जब सब लार्ज हार्टेडनेस दिखाएं, एक दूसरे को अकोमोडेट करें, किसी को मजबूर ना करें। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस को ऑनरेबल नंबर ऑफ सीट्स दी जाए, नॉट लेस देन 4। 6 पर समाजवादी लड़े, 4 कांग्रेस को दे। दूसरी चीज जो मेरा कहना था, जो शुरू से भी कहा, चूंकि कोई भी नहीं चाहता कि किसी दूसरे नए आदमी को कोई स्पेस दे। देखिए 10% सीट्स पर जीत हार 50 वोट से लगा करके 1000 वोट के बीच में होती है 10% सीट्स पर। तो माना कि चंद्रशेखर आजाद के साथ सब ऐसी नहीं है, लेकिन अगर 10% भी है तो भले ही वो खुद तो ना जीत पाए, लेकिन इन्हें जीतवा देता। और उसने करके दिखा दिया 24 में। समाज इंडिया गठबंधन ने भी खड़ा किया, बीजेपी ने भी किया, बीएसपी ने भी किया, और वो जीता। लेकिन चूंकि ये नहीं चाहते कि फ्यूचर में वो अपने हाथ फैलाए, वो फैलेंगे, आप रोक नहीं सकते। आपके लिए बेहतर होता है कि आप सच्चाई को एक्सेप्ट करिए, उसे साथ लेते, और अगर वो साथ होता तो कुछ और ही नतीजा होता। वही बात आपने उसके साथ बिहेव किया इलेक्शन में जीत के, जब पार्लियामेंट में गया उसे इग्नोर किया, उससे बात तक नहीं की। हरियाणा में क्या हुआ? तो पहले तो खैर मैं यूपी की बात कर रहा हूँ कि यूपी में अगर आपको सर्वाइव करना है, इंडिया गठबंधन को रखना है, कहाँ तक राहुल गांधी को आप दबाएंगे? कहाँ तक वो लार्ज हार्टेडनेस दिखाए? उन्हें भी ऊपर आना है। तो समाजवादी पार्टी या जो भी पार्टीज हैं, वो ग्राउंड रियलिटी को समझे। जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, वो समाजवादी को भी पसंद करता है, अखिलेश जी को भी पसंद करता है, राहुल को भी करता है। लेकिन जिस तरह की जंग राहुल गांधी लड़ रहे हैं, उस तरह की हिंदुस्तान में कोई पार्टी सिवाय ममता को तो कह दीजिए किसी की हिम्मत नहीं है। और ये मायावती ही नहीं है जो दबी हुई है, क्योंकि उसके खिलाफ चार्जेस हजारों हैं। उसमें जिस वक्त बीजेपी चाहेगी वो समाजवादी को भी पलट देगी। तो इसलिए आंखें खोलें, एडजस्टमेंट करें, सबको साथ लेके चलें, यही बेहतरी होगी। अगर आप कांग्रेस और समाजवादी का बहुत ईमानदारी के साथ समझौता हुआ, अलायंस रहा जो रहेगा इंशाल्लाह, तो 8-10 में से 8 सीट जीत सकती है इंडिया गठबंधन। और इसके असरात 227 में बड़े भयानक होंगे एनडीए के लिए। ओवरऑल में तो एनडीए की ना जाने कितनी पार्टीज आपके साथ उससे पहले आ जाएंगी छोड़ करके। अब आइए हरियाणा में। हरियाणा में दिल्ली में भी जैसे रहा, कुछ पुराने कांग्रेसी हैं जो अपने को इनसिक्योर फील करते हैं, और उन्होंने 40 साल तक यूपी में भी यही नारा लगाया कि हम अकेले चलेंगे। क्या हुआ? आपकी मट्टी कुटी, आप जीरो पे आ गए, और अलायंस ही करके आप आगे बढ़े हैं। तो अलायंस इज द रियलिटी, ये भूल जाइए, आप अपने बलबूते पे कुछ कर पाएंगे। राहुल गांधी समझदार हैं। 2019 में भी उन्होंने वहाँ आप पार्टी से दिल्ली में ऑलमोस्ट अलायंस कर लिया था, लेकिन जो लोकल लीडर्स थे, जैसे ये लॉली साहब निकले, अब छोड़ के बीजेपी में चले गए, तो दे वर द एजेंट्स ऑफ बीजेपी इन आप पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जो नहीं चाहते थे कि कांग्रेस अलायंस करे। और वहाँ के लोकल जो कांग्रेसी रहे दिल्ली के, उन्होंने हमेशा बीजेपी से हाथ मिला करके आप पार्टी को नीचा दिखाया और उसके रास्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट की। मैं उस वक्त भी अब से 4 साल पहले वीडियो में कहा कि इससे बीजेपी का फ़ायदा तो होगा, लेकिन कांग्रेस का नहीं होगा। और वही हुआ पिछले इलेक्शन में कि बीजेपी की 2 से 8 सीट हो गई, कांग्रेस 0 पर रही। लेकिन कुछ क्रिमिनल माइंडेड, मैं कहूँगा उन्हें, क्योंकि ये भी क्रिमिनल सिर्फ यही नहीं कि आपको किसी हथियार से मारे, बल्कि आपको आइसोलेट, आपको इतना कमज़ोर कर लेगा आप किसी काबिल ना बचे।
तो कांग्रेस के कुछ लीडर्स वहाँ अभी भी नहीं चाहते कि आप पार्टी और कांग्रेस का अलायंस हो। राहुल गांधी चीज़ों को समझते हैं, उन्होंने 2024 में अलायंस कराया, वो ठीक है, एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन ये कहना कांग्रेस का कि ये इसलिए हारे हैं कि आप पार्टी से अलायंस था, वो तो आप पार्टी भी कह सकती है वो इसलिए हारे कि आपसे अलायंस था, लेकिन इससे दोनों का नुकसान। ठीक है, हार हुई, आगे जीत भी होगी। हरियाणा के अंदर कांग्रेस वालों का कुछ का स्टैंड ये है कि आप पार्टी का तो कोई बेस है ही नहीं वहाँ, और उससे हम अलायंस क्यों करें, हम अकेले चलेंगे। कुछ कहते हैं बंगाल के एग्जाम्पल लीजिए, जैसे बंगाल में ममता अकेली गई और देखिए क्या करिश्मा दिखाया। वो बंगाल है, शी इज ए फाइटर। यहाँ वो बात नहीं है हरियाणा में, लेकिन इस वक्त हरियाणा में एंटी बीजेपी हवा है, तूफान है। वो इसलिए जो किसानों के साथ बीजेपी हुकूमत ने किया, जो पहलवानों के साथ बीजेपी हुकूमत ने किया, पहलवानों का रेप हुआ, किसानों की बेटियां थी, जाटों की बेटियां थी, और जो रेपिस्ट है उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, जबकि छोटे छोटे मामलों पे आप गिरफ्तारी कर रहे हैं। जो 750 किसान मरे और जो आज भी बॉर्डर पे, सिद्धू बॉर्डर पे 8 महीने से बैठे हुए हैं, तो हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या नहीं किया किसानों के साथ। जबकि हरियाणा में मोर देन 90% लोग जो हैं वो किसान से जुड़े हुए हैं, किसान हैं या किसानों से जुड़े हुए लोग हैं, तो क्या उन चीज़ों को भूल जाएंगे। तो इस वक्त वहाँ लहर है एंटी बीजेपी, लेकिन कांग्रेस वाले ये याद रखें, मे भी आप पार्टी का उतना वोट ना हो कि वो अपने कैंडिडेट को जिता पाए, लेकिन अगर 10% भी वोट है तो कम से कम 20 सीट को वो जिता या हरा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि 10% सीट्स 100 से लगा करके 1000 वोट के बीच में जीत हार होती है। तो आप पार्टी का अगर 10% वोट भी आपके पास आता है तो आपकी 20-30 सीट बढ़ेंगी, भले ही आप पार्टी अपना कैंडिडेट ना जिता पाए, इंडिपेंडेंटली कर रहे, तो उससे अलायंस करना चाहिए। वो कांग्रेस के और मुल्क के इंटरेस्ट में, और राहुल गांधी ने इंटरवीन किया है और उसने कहा है कि हम अलायंस करेंगे, लेकिन कुछ फ्रॉम विद इन द कांग्रेस इसे अपोज कर रहे हैं, वो गलतफहमी में है, वो ये ना समझे पब्लिक पागल है, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ आइए, चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी चीफ, जिसकी पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, वो इंडिया गठबंधन के साथ रहना चाहते थे, पार्लियामेंट में भी रहना चाहते थे, आपने नहीं लिया, चूँकि आप नहीं चाहते दूसरा लीडर पन पे। वो यंग है, वो अभी तक बहुत साफ सुथरी पॉलिटिक्स कर रहा है, आगे का कोई कुछ नहीं कह सकता। मायावती को भी मुसलमान और सब ने दलितों ने मिलकर के 3-4 बार चीफ मिनिस्टर बनाया, और आज आप देख रहे हैं वो क्या कर रही है। तो फ्यूचर का तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फॉर द प्रेजेंट ही कुड बी वेरी यूजफुल, वेरी हेल्पिंग टू इंडिया अलायंस, तो उसे इंडिया अलायंस में लेना चाहिए था। और आप सोचें कि किसी को आइसोलेट कर दे, उसने क्या किया, उन्हें जेजेपी से अलायंस कर लिया। हालांकि व्हाट आई फील, जेजेपी कुछ नहीं कर पाएगी, बीजेपी ने उसका इस्तेमाल किया, उसने अपने बाप को बचाने के लिए बीजेपी को यूज़ किया, और बीजेपी ने जब समझा कि ही इज ए लायबिलिटी, और इसने भी समझा कि किसान मर रहे हैं, किले गाड़ी जा रही उनके रास्तों में, 750 मर गए, पहलवानों के साथ ये सब हो रहा है, तो मैं सर्वाइव कैसे करूँगा। तो इसने थोड़ा इधर उधर की बोली, उन्होंने इसे बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन इसका कोई एतबार नहीं, इलेक्शन के बाद अगर इसकी 8-10 सीट आ गई और बीजेपी को ज़रूरत हुई, ये फिर उससे जुड़ेगा। दूसरी चीज़, इनकी तो फैमिली ही एक नहीं, फैमिली ही आपस में बटी हुई है।
जब फैमिली के अंदर झगड़े होते हैं तो वो बर्बादी का निशाना होता है। तो इस वक्त हुडा इज डूइंग वेरी वेल, कांग्रेस लीडर हैं, और भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, काफ़ी बीजेपी से भी आ गए हैं कांग्रेस में। पहले तो कांग्रेस से बीजेपी में जाया करते थे 10 साल तक, लेकिन लोगों ने सेंस पॉलिटिशियन तो ये तो एक ट्रेड बन गई ना पॉलिटिक्स, दे नथिंग लाइक आइडियोलॉजी। लेकिन राहुल गांधी की आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजिकल बात कर रहा है, वो किसी गलत आदमी को इनवाइट नहीं कर रहा है कि आप मेरी पार्टी में आइए। उसका कहना है कि अगर आप मेरी आइडियोलॉजी से एग्री करें तो मुझसे अलायंस करिए, वरना आप जहाँ हैं वहीं रहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस, राहुल गांधी इज लार्ज हार्टेड, कि वो अलायंस करें आप पार्टी से, भले ही उसे 2-4 सीट दें, जितनी भी वो बेहतर समझते उतनी दें, लेकिन अलायंस में रखें। चूँकि आपको आगे के भी देखना, आप शॉर्ट साइटेड नहीं होनी चाहिए कि आपके सामने सिर्फ हरियाणा है। अभी और भी इलेक्शन होने हैं, झारखंड में भी होने हैं। आप पार्टी की प्रेजेंस सब जगह है, और आप पार्टी के अगर 10% वोट हैं तो बहुत बड़ी बात है, वो 50-100 सीट पर जीत हाथ तय करा सकती है। दूसरी चीज़, नो डाउट केजरीवाल शुरू में बहुत सॉफ्ट थे बीजेपी के लिए, चूँकि वो भी, और दूसरा चीज़, राम भक्त होना कोई बुरी बात नहीं, चाहे वो कांग्रेस का हो, राम की बात करता है, करना चाहिए, उनके भगवान हैं, हम भी उनमें उनकी इज्जत करते हैं, तो उनकी श्रद्धा सबकी है। वो किसी एक पार्टी के जागीर नहीं है जो बीजेपी प्रोजेक्ट कर रही है कि वही सिर्फ राम भक्त है, सब दूसरे जो हिंदू हैं वो उसके राम के खिलाफ है। ऐसा नहीं है, हर हिंदू राम को मानता है, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। तो ये किसी की प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वहाँ पर आप पार्टी का और कांग्रेस का अलायंस होना चाहिए, और ऑनरेबल सीट्स आप पार्टी को दें, एंड आई एम श्योर राहुल गांधी विल डू इट। अब आइए कश्मीर में। कश्मीर में आपको मालूम है, वो बीजेपी जब 370 ख़त्म किया, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बात थी, हम ये करेंगे वो करेंगे। कितने हिंदूज को यहाँ से जा कर के वहाँ सेटल कर पाए, व्हाट टू से ऑफ हिंदूज, कितने पंडित जो प्लान करके आए थे प्लान वहाँ से, उन्हें कितनों को आप वापस पहुँचा पाए? आपने कौन सा वहाँ डेवलपमेंट किया? आपने कौन सा टेररिज्म ख़त्म कर दिया? आप देख रहे हैं 2-3 महीने से क्या हो रहा है बॉर्डर्स के ऊपर। आपने कहा नोटबंदी भी हमने इसलिए की कि टेररिज्म ख़त्म करेंगे, क्या ख़त्म हुआ? क्या कोई डेवलपमेंट हुआ? और आपका तो हाल ये है, लोगों को सबक लेना चाहिए कि इस बीजेपी की हिम्मत नहीं हुई कि वैली के अंदर लोकसभा के इलेक्शंस के दौरान एक अपना कैंडिडेट भी खड़ा कर पाते, नहीं कर पाए ना, और वही सिचुएशन अब है। आप तो तोड़ फोड़ की राजनीति करते हैं सिर्फ। तो वहाँ नेशन कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस हुआ है, कांग्रेस छोटे भाई का और नेशन कॉन्फ्रेंस बड़े भाई का निभा रही है। लेकिन वही बात जम्मू में है, जम्मू जिसे कहा जाता था कि वहाँ बीजेपी का गढ़ है। जो लोकल जम्मू का हिंदू है वो भी अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है 370 के एब्रोगेशन के बाद, और वो डंके की चोट पे कह रहा है कि हम डिमांड करेंगे और उसे रेस्टोर करेंगे। 370 कोई ऐसी बहुत बड़ी मराहत नहीं थी, वो थोड़ा सा एक प्रोटेक्शन था वहाँ के लोगों को, जो आपने नॉर्थ ईस्ट में ऑलरेडी दिया हुआ है, वहाँ आपने ख़त्म नहीं किया है। लेकिन चूँकि यहाँ वैलीज़ में मुसलमान ज़्यादा थे तो आपने किया, और उससे ज़्यादा नुकसान, चूँकि मेन बिजनेस तो जम्मू में है, जम्मू के हिंदू का नुकसान हुआ है, तो वो भी आपसे खुश नहीं है। और इलेक्शन के बाद वहाँ आपकी हुकूमत नहीं बनेगी, ये याद रखिए। और वहाँ भी बहुत बड़ी लार्ज हार्टेडनेस दिखाई राहुल गांधी ने, वहाँ पहुँचे भी, पार्टी के लोगों की हिम्मत बढ़ाई, मीटिंग भी करी, और मिल कर के इलेक्शन लड़ रहे हैं। और उम्मीद है, उम्मीद ही कही जाएगी अभी,
ये तो पॉलिटिशियन का काम है कि हर पॉलिटिशियन कहते हैं कि हमारी 90% सीट आ रही है। नो, वो इलेक्शन के बाद पता चलेगा। लेकिन जो हालात हैं वो ये कहते हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस हेडेड बाई अब्दुल्ला एंड कांग्रेस विल सक्सीड इन गेटिंग मेजॉरिटी। तो ये जो इनका हेटेड वाला फार्मूला है जो इन्होंने शुरू कर दी, लिंचिंग हरियाणा के अंदर अभी 2 बच्चों को मारा, गाय का मामला इन पर बचा ही कुछ नहीं। अरे अगर आप इतने ही ऑनेस्ट हैं तो कौ स्लॉटरिंग पूरे हिंदुस्तान पे नेशनल लेवल पर बैन करिए और जो भी गांव कसी करे उसे पब्लिकली हैंग करिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन आपको पॉलिटिक्स करना है। आप नॉर्थ ईस्ट में जाके कहते हैं कि बीफ की कमी नहीं होने देंगे, आप गोवा में जाकर कहते हैं आप बीफ की कमी नहीं होने देंगे, और आप इतने बेशर्म हैं कि जिसे अन्नदाता आप कहते हैं किसान 750 मर के आपने अफसोस तक जाहिर नहीं किया। जो हम कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, जिन बेटियों का बलात्कार हुआ हरियाणा में पहलवानों का, मणिपुर में, आपने एक वर्ड सिंपैथी तक का यूज नहीं किया। पनिशमेंट तो आप क्या देंगे उन क्रिमिनल्स को? तो ये इट इज नॉट बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स, क्योंकि मुसलमान डज नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर, उसकी कोई हैसियत नहीं है, ना वो पीएम बनना ना सीएम बनना। हम तो ये कहते हैं उन्हें टिकट भी मत दीजिए। ये तो जंग जो है वो हिंदू वर्सेस हिंदू ही है। एक हिंदू वो जो बेचारा गरीब है, कमज़ोर है, वीक है, दलित है, ओबीसी है, और ब्राह्मणों में भी एक बहुत बड़ा सेक्शन है, सभी तो पैसे वाले अमीर नहीं। और एक तरफ वो जो मुल्क में हेट्रेड क्रिएट कर रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं, लिंचिंग कर रहे हैं, जुल्म हो रहा तो जालिम को आप सपोर्ट देते हैं। क्या हुआ? बीएचयू में जो रेपिस्ट थे उनकी जमानत हुई तो उन्हें गार्लैंडिंग हुई, उन्हें सेलिब्रेट किया गया। जो गुजरात में आपने किया था कि जो रेपिस्ट थे जब छूट गए तो उन्हें मालाएं डाली गई। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? अरे क्रिमिनल कोई भी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उसे आप क्रिमिनल ही मानिए। आप एक कम्युनिटी का थोड़ी सी गलती करें तो उसका बुलडोज हो जाए, और दूसरे के क्रिमिनल गुंडों को और लिंचिंग करने वालों को आप प्रोटेक्शन दें। मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। मुल्क चलेगा मोहब्बत प्यार से, सबसे मिलकर के चलने से। तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएं या आप कौ स्लॉटर पर लाएं, नेशनल लेवल पर लाइए। अगर आप में दम है, आप में दम ही नहीं है कि यूसीसी जो इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कह रहे हैं आप नेशनल लेवल पर इम्प्लीमेंट कर सके, आप में हिम्मत नहीं है, आप लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, आप इसे स्टेट वाइज करना चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, जिससे एक कम्युनिटी को आप टारगेट करके लोगों में मैसेज दें कि देखो हमने ये किया। नो, इफ यू आर सिंसियर, implement it on national level. We are with you. Thank you very much. यही मुझे